नमस्कार, आप देख रहे हैं दीवान इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगले हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लेकर जो शिकायत की गई है, ये मामला लिस्ट हो गया है। अभी देखना है कि यहाँ से आगे ये लीगल इस मामले में जो कार्रवाई है वो किस तरफ जाती है। लेकिन आज इस पूरे मामले की वजह से जो अलग-अलग सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है? क्या वाकई जिस तरह से बयान दिया है निशिकांत दुबे ने, उनको सिर्फ उनके निजी बयान की तरह देखा जाए? हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने क्लियर कट कहा कि ये उनका अपना निजी सोच है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ने सीधे ये प्रश्न चिन्ह लगाया है, सवाल खड़ा किया है कि अगर पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है तो क्या कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? क्या बीजेपी कोई एक्शन निशिकांत दुबे पर लेगी? अगर वो ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो रही है, या सुप्रीम कोर्ट संसद के काम करने के तरीके में अड़ंगा नहीं लगा सकता है, तो इस बयान को क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप, यानी इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है उनका, और ये कह रहे हैं कि क्या उनकी भी मौन सहमति है, मौन स्वीकृति है? अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है उसमें? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं, तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। इस बीच निशिकांत दुबे के तेवर लगातार बरकरार है। उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को पुराने वक्त की याद दिलाई और बताया कि कैसे राज्यपाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सब पदों पर होने वाली नियुक्तियों से लेकर कैसे फायदा सरकार को और टॉप लीडरशिप को पहुंचाया गया, उस दौर की याद उन्होंने दिला दी। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी से रमन मलिक जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से स्नेहाशीष वर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। तुलसीदास बोईटे जी इस बातचीत में जुड़ रहे हैं और रमाकांत गौड़ जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो अभी तक की रूपरेखा है वो मैंने आपको बताई, लेकिन रमाकांत जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी सर। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते के लिए सर मामला लिस्ट हो गया है। तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एग्जैक्टली लॉयर्स ने जो शिकायत लगाई है, या सुप्रीम कोर्ट का अपमान है ये, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी बातें जो की जा रही हैं, इसका लीगल पहलू क्या है, शिकायत में क्या कहा गया है, और अगले हफ्ते सर क्या हो सकता है? ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की है पिटिशनर ने, और उन्होंने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल को उन्होंने अप्रोच किया था क्योंकि 3 ही तरह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मुकदमा दायर हो सकता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की कोई खंडपीठ अपने आप उस विषय पर कॉग्निजेंस ले जहां कोई ऐसा बयान जो अदालत की अवमानना के दायरे में आता हो, कोई स्कैंडलस हो, स्कैंडलस रिमार्क हो, या अटॉर्नी जनरल की शिकायत पर। या तीसरा पहलू है कि कोई व्यक्ति जो इस किसी भी व्यक्ति के बयान से या किसी कृत्य से आहत हुआ, वो अटॉर्नी जनरल को अप्रोच करे और कहे कि साहब इससे क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनती है, और तब वो अटॉर्नी जनरल उसको परमिशन दे और उस परमिशन के साथ कोर्ट। बट यहाँ मसला ये हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ने इनकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया। इस बात को मंडे को कोर्ट के सामने, जस्टिस गवाई की बेंच के सामने मेंशन किया गया, आज भी मेंशन किया गया, और ये कहा गया कि साहब अटॉर्नी जनरल ने हमें कोई परमिशन नहीं दी है टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस मैटर को अगले मंडे के लिए लगाते हैं, पर इन द मीनवाइल आप जाइए और अटॉर्नी जनरल को अप्रोच कीजिए, हो सकता है वो आपको परमिशन देते हैं। तो ये एक मसला है जो कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया है। बट यहाँ एक विषय उठता ये है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मर्यादा, कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए। निशिकांत दुबे जी एक वरिष्ठ सांसद हैं, लोकतंत्र है, दूसरी बार सांसद बने हैं। हमें कहाँ रुकना चाहिए, वो एक जगह निर्धारित होती है, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। नदी अगर वो मर्यादा लांघती है तो बाढ़ आती है, विनाश।
हवा अगर तूफान का रुख ले लेती है तो भी विनाश होता है। अग्नि अगर तूफान लेती है तो अग्नि जलाती है। कहाँ वो अग्नि पालन करती है और कहाँ वो विनाश करती है। ऐसे में निशिकांत दुबे जी का ये बयान कि साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिविल वार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़ा खेदजनक है। ऐसे ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायपालिका हो, उनको एक खामा ख्याली ये है कि उनको कानून का बड़ा भारी ज्ञान है। कुछ नजीर वो पेश करते हैं मीडिया के सामने। कानून ऐसा परिक्षेत्र है जहां हमको हर रोज ये लगता है कि इस समुद्र की कुछ बूंदें हमें आती हैं और शायद इस अगाध समुद्र में हम ज्ञान के इस सागर में हमें कुछ नहीं आता है। और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हमको सब पता, पार्लियामेंट डिक्टेट करती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्टेट नहीं करता है। तो बयान सच में खेदजनक है। और अगर ऐसा खेदजनक नहीं होता तो आप ही की सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे न खटखटाती। वो बेशक मुद्दा चाहे राम मंदिर का रहा हो या राइट टू प्राइवेसी। इसी के साथ मैं ठीक है सर, पॉइंट में रमन मलिक जी के पास लेके जाती हूँ। रमन मलिक जी देखिए, हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट हैं लीगल मामलों के, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों के। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अब आगे केस जाएगा उस पर उन्होंने पिक्चर एक क्लियर किया हमारे दर्शकों के लिए। मेरे 2 सवाल है सर आपसे। पॉइंट 1, बीजेपी अगर इसे निशिकांत दुबे का निजी बयान मान रही है तो क्या बीजेपी को इस बयान में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है? ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, क्या इस पर कोई निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पर उनसे सफाई मांगी जाए, कारण बताओ नोटिस हो, एक्सप्लेनेशन मांगा जाए? और पॉइंट नंबर 2 सर, जिस बात का जिक्र रमाकांत जी ने भी किया, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देता है जो सरकार को सूट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो फैसले जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े कर देते हैं सर। ये तो मतलब स्कूल के बच्चों वाली बात हो गई सर। ये बहुत बढ़िया। एक तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अगले सेक्शन में आप गौर साहब से ये भी पूछ लें कि जो कानून है वो क्या इस विषय में कहता है कि अटॉर्नी जनरल जब तक सुनवाई ना करे या वो ले ना ले उस पिटीशन को, क्या जजेस अपने आप उसको लिस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या वो बाध्यता है, क्या उसकी लीगल स्टैंडिंग है, मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं उनसे ज्ञान जरूर चाहूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए कानून और वेदों की, कानून और धर्म, रिलीजन, जो धर्म इज डिफरेंट, रिलीजन इज डिफरेंट। सो कानून और रिलीजन की एक बहुत अच्छी चीज है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। अब कोई ये बोलेगा, मैं आपको सिखिज्म की बात बताता हूँ। सिखिज्म में बड़ा एक अच्छा प्रसंग है कि कहीं बोलते हैं कि मांस खाना इज ओके और कहीं बोलते हैं कि मांस खाना ठीक नहीं है, कहीं बोलते हैं कि भांग का नशा कर सकते हैं, कहीं बोलते हैं नहीं है। तो ये एक डाइकोटमी चलती रहती है। ऐसे ही लॉ के अंदर है कि कहाँ क्या ठीक है और कहाँ क्या गलत है। मैं आज का नहीं, और मैं एक लेटर अपने आप बना रहा हूं जो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के माध्यम से हर एक न्यायाधीश के लिए भेज रहा हूं। और मैं ये समझना चाहता हूं कि आप देश के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, नॉट यू एज अ पर्सन बट इंस्टीट्यूशन। और उसकी वजह यह है कि आप बार बार अपने जजमेंट के तरीकों में डबल स्टैंडर्ड्स की दर्शन देते हैं। अगर निशिकांत दुबे का वक्तव्य गलत है तो कोर्ट ने अपने आप को एक देश के अंदर आतंक फैलाने वाले को जब फांसी की सजा दी तो उसके लिए ये कहना कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल, उसको मारने का फैसला किसका था? कोर्ट का। तो उस कोर्ट के फैसले के ऊपर आप ये बोलते हैं कि कोर्ट के लिए कि तेरा कातिल जिंदा है, अर्थात उस कातिल को मर जाना चाहिए, अर्थात कोर्ट को मार देना चाहिए। और उन लोगों को यही बिरादरी और यही जमात बिठाती है। दूसरी चीज, ये जो सिस्टम सारा चल रहा है ये चलाने वाले चंद चुनिंदा लोग हैं। और अफसोस ये है कि गौर साहब की जो बिरादरी है वकीलों की,
उनमें से ये आते हैं। 49(1) ऑफ द सर ये रिप्रेजेंटेशन बहुत एक्ट। अभी मांग सर, आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं इतना सर। मेरे को नहीं आप नहीं क्लियर कट नहीं ये बताइए, निशिकांत दुबे सर अगर ये नहीं नहीं कहते हैं, नहीं नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं ये कि सुनना सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा। गृह मैडम युद्ध मैडम की आप स्थिति सुनिएगा, खड़ा आप कर रहा है काट देश के दीजिएगा, अंदर, आप काट ये सर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट है ये बात अभिव्यक्ति ना। की आजादी मत काटिए, अभिव्यक्ति की सर आजादी पॉइंट पे मत बात काटिए। करते हैं, अभी की बात करते हैं। अभी बिल्कुल हम चले पॉइंट पे जाएंगे बात कि करें। आज से 50 साल पहले बिल्कुल क्या इन हुआ, फिर पॉइंट्स उससे के 70 बिना, साल पहले बिल्कुल क्या इन हुआ, पॉइंट्स अभी के की बिना बात काम करते हैं। नहीं होगा। इन पॉइंट्स के बिना काम ही नहीं होगा। उसकी वजह बताता हूं। मैं यहाँ 5 नाम लेता हूं: अभिषेक मनी सिंघवी, पी चिदम्बरम, सिब्बल, मिस्टर तनखा, मिस्टर तुलसी। ये पांचों लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं या नहीं, या इनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है या नहीं, इनको रियायतें मिलती हैं या नहीं। ये जो 49(1) है, जो बार काउंसिल का एक एक्ट सा है कि कैसे आप अपने आप को करेंगे, तो भी जो वह जो तनख्वाह पे है, वो जो रिप्रेजेंटेशन करना है वो वैध नहीं है। तो आप जब सरकारी एक तरीके से आप सारा अपने आप को पैसे दिलवाते हो, अपने आप को आप पेंशन दिलवाते हो, सब कुछ कराते हो, तो तो आप देश के रिप्रेजेंट कैसे करते संविधान में मेरे हो? ख्याल से इकोसिस्टम है ना, ये अभी वो इकोसिस्टम है। क्राइम के दायरे में नहीं है। मेरे ख्याल से देश का संविधान ही ये हक उनको भी देता है, अभी क्राइम के दायरे में नहीं है ये बात जो आप कह रहे हैं नो ना। नो नो, जिस यू दिन कैनॉट क्राइम के रिप्रेजेंट, दायरे में संसद कानून बना देगी उस दिन यू देखेंगे। कैनॉट पर मेरा रिप्रेजेंट। सवाल, आपने मेरे सवाल और का जवाब ही दूसरी दिया चीज, सर। मेरा सवाल आपसे ये है दूसरी कि चीज, सुप्रीम कोर्ट क्या देश में गृह युद्ध खड़ा कर रहा है, ये बात अगर आपके सांसद, सर सांसद एक जिम्मेदार पद है, एक जिम्मेदार पद है, ये कोई छुटभैया नेता नहीं है जो सड़क पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल सांसद पद है। से और मेरे वहां पर ख्याल से इंदिरा गांधी के बहुत प्रधानमंत्री जिस सारे समय टेप हैं। राम मंदिर की प्राण इंदिरा प्रतिष्ठा गांधी के होती है, बहुत राम सारे मंदिर का टेप हैं कार्यक्रम जिसमें होता है, उन्होंने कोर्ट प्रधानमंत्री को ये उसकी कहते जगह हैं दिखाई कि थी। देश के सुप्रीम कोर्ट ने लाज रख ली, देश के सुप्रीम कोर्ट ने लाज रख ली। देखिए, मैं प्रधानमंत्री तो ये आपके बात दोनों कहते हैं सवालों का और आपके जवाब दे सांसद रहा कह हूँ। देते हैं कि गृह युद्ध फैला रहा है सुप्रीम कोर्ट देश में। सर कैसे देखिए, देखा जाए फिर इस बात ये को? वही ये वही लोग हैं और ये वही जमात है, ये वही एक इकोसिस्टम है, चैम्बर है, जो ये भी कहता है कि जब तरन गोगोई उनके हिसाब से देते हैं जवाब, तो वो बहुत बड़े होते हैं। जब वो 4 जजेस आके इकोसिस्टम लीडर प्रेस आपकी पार्टी के कॉन्फ्रेंस करते हैं, सांसद बहुत हैं, आपकी and पार्टी के सांसद and हैं। the same people go impeaching him. You forget conveniently. मैं दूसरी बात पूछ रही You हूँ, have a आप उनके you ऊपर have a सवाल खड़ा कर subjective रहे हैं, मैं amnesia. आपके ऊपर पूछ रही हूँ। सर अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में सब कुछ है, लेकिन आपके सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े किए हैं सर। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे नहीं तो कि सुप्रीम, अगर क्या आपको ये लगता है कि सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट पास के ये फैसले अधिकार के है बाद राम कि मंदिर वो का जब भी निर्माण हुआ, चाहेगा तो आप हिंदुओं के सुप्रीम कोर्ट के को फैसले का आप स्वागत लगा दोगे? करते हैं? मैं नहीं, ये आप पूछना सुप्रीम चाहता कोर्ट के हूँ कि फैसले का क्या स्वागत करते हैं जब जब राम मंदिर के लिए हिंदुओं फैसला लेते पे हैं कि बात सुप्रीम कोर्ट आएगी ने लाज रख तो ली, सुप्रीम कोर्ट, और अब आप कह रहे हैं कि मैडम प्लीज सुप्रीम कोर्ट सुनिए, जो है वो गृह युद्ध खड़ा कर रहा है देश में। जब हिंदुओं से रिलेटेड विषय आए तो सुप्रीम कोर्ट उसे पेंडिंग में डाल दे, और जब किसी और से आए तो उसको इमीडिएट ले ले, सुओ मोटो ले ले। ये क्यों होगा? बंगाल के लिए सुओ मोटो नहीं आता, मणिपुर के लिए चले जाता है, ये क्या सिस्टम है? क्यों नहीं जागता सुप्रीम कोर्ट सर बंगाल मुझे के लिए? नहीं, या तो ठीक है, ठीक है, स्नेहाशीष जी किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं रमन मलिक जी? देता हूं कि संविधान को लेके इनके मन में कोई ना प्रेम है, ना उस देश के प्रति इनको कोई निष्ठा है, और ये संविधान के ऊपर बार बार, संवैधानिक मूल्यों के ऊपर बार बार हमला करते हैं और करते आए हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान पे नागपुरिया संविधान थोपने की कोशिश करते रहती है, और ये निशिकांत दुबे जैसे नागपुर क्या पाकिस्तान में है? अरे सुनिए ना भाई, मुस्लिम लीग का इतना नागपुर। दाढ़ी बढ़ा लिया है तो ज्ञान भी देने लगिएगा क्या? सुनिए, मुल्लों की तरह दाढ़ी रख लेते हैं, माशे को ध्यान देंगे लगते हैं ज्ञान देने। और नहीं आता होगा कि नहीं, आपको नहीं, मास्टर सिखाता है। सुनिए पहले, स्नेहाशीष जी ऐसी टिप्पणी नहीं सुनिए करेंगे, पहले, वक्त बात करेंगे, सुनिए और पहले। मेरी बीच रिक्वेस्ट में है कोई पैनलिस्ट किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं करेगा, ना बीजेपी के गेस्ट करेंगे ना बीच में कांग्रेस के गेस्ट करेंगे। प्लीज प्लीज बेसिक रिस्पेक्ट लगेंगे मेंटेन करेंगे, सनातन का ज्ञान और इस तरह देने। की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होगा डिबेट में। बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। मैं खुद इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ये बात बताइए कि जब बोला जा रहा था, आपको मौका था, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, और जब सुनने का धैर्य नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं कि ठीक है, अपना विपक्ष को तर्क सुनने का रखिए धैर्य भी नहीं है इनके पास। इन लोगों के पंडित साथ जी, सबसे अपना बड़ी तर्क समस्या रखिए, ये समय है, पे वेस्ट होगा। हाँ इन लोग
इन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि नागपुरिया संविधान को लागू कराने के लिए ये लोग पूरी पुरजोर कोशिश करते रहते हैं और बार बार इस तरीके का कुकृत्य अरे करते भाई हैं कि बार ये बार आप बोल रहे अपनी नागपुरिया नागपुर क्या है? बोलिए इंडियन बोलिए, है आप ही नागपुर, बोलिए। पाकिस्तान में कहाँ है? आप ही बोलिए, मुस्लिम आप लीग ही का बोलिए, पाकिस्तान आप का ही है, कहाँ का है नागपुर? आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। सर संविधान को बोलिए, तोड़ने का मेरा काम समय कांग्रेस ने सर, आपकी ज्यादा बारे में करा कोई है। नहीं बोला था, सबसे संविधान को मेरा बदलने समय का भी काम इनको करा दे है दीजिए आपने। और बोलने दीजिए। 1975 में 42वां संशोधन बिना विपक्ष के लाए आप, और उसके बाद आप हमारे को संविधान बताएंगे? बिना मीनाक्षी जी, इस विपक्ष के तरीके से आपने डिबेट प्रियम्बल होगा तो बदल मैं दिया। माफी चाहूंगा, मैं माफी ठीक है। चाहूंगा। रमन मलिक जी, आप एक बार उनको जवाब माफी देना अपने दीजिए। अपने हाँ, स्नेहा जी, नेताओं कंप्लीट से करिए। बोलो कि सर अपनी अपना करतूत ठीक से है, लिए अपना रहे। आर्गुमेंट रमन जी प्लीज सर, अब सुनेंगे, ठीक है? आपकी बारी में सर किसी और ने नहीं बोला है, अब एक बार ठीक है, उनको भी अपना पॉइंट रखने दीजिए, उनका पहला स्टेटमेंट हो रहा है अभी। हाँ सबसे बड़ी दिक्कत देखिए इन लोगों के साथ क्या है कि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि इस संविधान में उनको आस्था होगी जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, जो सबको एक बराबर हक देना चाहते हैं। ये लोग किसको हक देना चाहते हैं? ये तो पूरी तरीके से इस तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं कि लोगों में आज विमर्श का विषय बना हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी नहीं दे सकती है? विधायिका की अपनी शक्तियां होती है, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं, सबको कार्यपालिका के लिए अलग संविधान में हिस्सा है और तमाम लोग इन पे काम करते हैं। लेकिन ये इस तरीके से बात करते हैं। मैं अपने शब्दों पे खुद मैंने कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए हूं क्योंकि मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये लोग मजबूर कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, कि हमारे ऊपर, देश के ऊपर ये संघ का कानून थोपना चाहते हैं, संविधान थोपना चाहते हैं। वो नहीं चलेगा। आपकी मानसिक दशा अगर ठीक नहीं है तो पागल खाने जाइए ना। आप आके मीडिया में क्यों बयान देने लगते हैं? निशिकांत दुबे टाइप के लोग क्या क्या बोलते भाई हैं। साहब मानसिक फर्जी डिग्री स्थिति धारी, के बचपन की है, फर्जी 55 साल डिग्री का धारी। बचपन आप लेकर ढो रहे हैं। मानसिक भाई स्थिति साहब, वो कहलाती है। भाई साहब, आप मानसिक भाई स्थिति में साहब, मत जाइए। भाई साहब, यू आर अ बंच भाई ऑफ साहब, इनकॉम्पिटेंट पीपल रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आप मानसिक स्थिति में अच्छा, मत जाइए। जो बच्चा अच्छा, बाहर जाके आदमी नागपुर में देश को झोला टांग के बदनाम करता हाफ है, पैंट पहन के आज दौड़ने अब से क्या बॉस्टन होना में जाता है जाकर क्या? राहुल गांधी जो बकवास अरे करता है सुनिए वो भाई ठीक रमन है। जी, कहाँ से आ गए हैं भाई? प्लीज बीच सर, में कोई टपक जा किसी के रहे बारे हैं। में इस तरह से नहीं बोलेगा सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ है, से ऐसे विपक्ष के नेता है सर, प्लीज। बीच में बोल ले रहे मैं हैं? चाहूंगी कि मानसिक नहीं तो ठीक है, वहां अवस्था आप की जाके जो स्थिति बोला रिस्पेक्ट उन्होंने दीजिए, लीजिए। वो प्लीज। ये ठीक बोला। चाहूंगी एक भारतीय बेसिक जनता रिस्पेक्ट सर रखनी पार्टी के चाहिए। नेताओं में रमन सर प्लीज, मानसिक अवस्था की आप ठीक स्थिति है, मैंने राहुल भी जी के वही बारे में राहुल कुछ इस गांधी तरह के से मत दिन को बोलिए। अटल जी ने देखिए अभी अगर सर अमेरिकन वो प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी के से बारे बताया में, था। होम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोलेंगे तो खराब लगेगा। संवैधानिक पद है, सब सब लोग अपने टॉप लीडरशिप के क्या बारे अरे में बोल बोल पता रहे रहे नहीं हैं, क्या हैं? क्या बोल चुके हैं लेट्स ये लेट्स लोग। बी फेयर टू ईच अदर, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर सर, प्लीज। सनातनी आराम से है। बात I करके भी have हम अपना always सनातनी पॉइंट अगर been अपना है told पॉइंट रमन I रख जी, will सकते हैं। any सनातनी है, तुलसीराम unparliamentary बोरसे language। जी, सनातनी ठीक है, है, मेरा सवाल तुलसीराम बोरसे जी से सनातनी भी है। है। सर आपने सुना अभी तक का जो भी सनातन के बारे यहाँ में पे ज्ञान डिस्कशन है? चला है? बीजेपी के हमारे जो भाई प्रवक्ता साहब रमन आपसे मलिक जी आज ज्यादा ही पैनल में होगा, हैं, कम नहीं वो होगा। क्लियर कट ये कह रहे हैं कि तो एक कब इकोसिस्टम संगी काम कर बने रहा है। रमन जी? लेकिन मुझे मेरे इस एक सवाल का, सेकंड एक मीनाक्षी सेकंड सर जी, प्लीज, कब सर ये मुझे संगी मेरे इस बने सवाल जरा का जवाब पूछिए नहीं मिल तो। पा रहा बोलते जी। 2014 एक के बाद सेकंड वाले स्नेहा जी, जन्म संगी से हो हूँ, आप? बोलते जन्म साहब से हूँ मुझे इस संगी। सवाल का कब जवाब से? नहीं मिल पा रहा कि खून जब बग कब रहा सुप्रीम से? है, कोर्ट कब सरकार से? की पसंद का बता खून फैसला दीजिए। बग देता रहा है है। तो वो फैसला किस मंजूर होता स्कूल है। में पढ़े हैं? जिस फैसले में सरकार 6 की आलोचना दिसंबर हो को जाती है, जीतने वाला उस मैच था। फैसले को समझ में किस उस आई? स्कूल में फैसले पढ़े को हैं पूरी पैदा दृष्टि रमन से भी जी? देखा नहीं जाता होगा है तब। या देश में गृह युद्ध किस फैलाने वाला स्कूल में बता दिया पढ़े जाता है? हैं? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, अगर बहस का मुद्दा ये है और इसलिए न्यायपालिका के बारे में कुछ भी कहना जायज अगर है, क्या कहा जाता है कि सांसद जो विधायिका है हमारी, वो सर्वोपरि है क्योंकि लोगों ने चुन के दिया है। तो फिर ये बताइए ना, मामला शुरुआत कहां से हुआ? तमिलनाडु विधानसभा क्या लोगों ने चुन के नहीं दी है? अगर वहां बैठे सम्माननीय राज्यपाल साहब, गवर्नर साहब अगर 3-3 साल बिल पे बैठे रहते, हमने महाराष्ट्र में भी यही अनुभव किया जब भाजपा के विरोध की सरकार यहाँ पे सत्ता में आसीन थी। भाई साहब, इस तरह से तो इसे तो माफ कीजिए, लेकिन इसको क्या कहे, डबल स्टैंडर्ड ना कहें हम कि विधायिका राज्य की भी विधायिका होती है, राज्य के मतदाता भी चुन के देते हैं। वहां अगर राज्यपाल 12 बिलों पर 3-4 सालों से सिर्फ बैठे रहते तो माफ कीजिए, ये आपका तर्क वहां पर भी लगा दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को आप उसके ऊपर कुछ भी बयानबाजी कीजिए। दूसरा मुद्दा देखिए, धनखड़ साहब, हमारे महामहिम धनखड़ जी ने जो शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 142 के लिए किया है, मीनाक्षी जी, सही में वेदनादायी है।
इस जनतंत्र के हम सभी उसके लाभार्थी है। धनखड़ साहब भी है, उन्होंने कहा है न्यूक्लियर मिसाइल है। इस तरह से न्यायपालिका जिस तरह से उसका उपयोग कर रही है उस विशेषाधिकार का, 14 अप्रैल को सिर्फ 8 दिन बीत चुके हैं मीनाक्षी जी। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जयंती हमने मनाया। उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि 142 का प्रोविजन, जो कि मुझे लगता है वकील साहब ज्यादा बता सकते हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के इसमें नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है, वहां पार्लियामेंट न्यायपालिका से बड़ी मानी गई है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 142 सेफ्टी वॉल है। अगर इस तरह का कोई मामला पैदा होता है, कोई अगर सत्ता का दुरुपयोग करना चाहता है, तो आम जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ तो विशेषाधिकार न्यायपालिका के पास होना चाहिए। और एक बात देखिए मीनाक्षी जी, सच और सत्ता, सच और सत्ता, इसमें कोई कभी मेल नहीं होता। सत्ता सच का सामना नहीं करती। शाहबानो मामले में कांग्रेस ने भी यही पाप किया था, और तब यही भाजपा थी जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी। हम वही लोग हैं जो उस समय भी कांग्रेस गलत कर रही है सत्ता में बैठ के बता रहे थे, और आज भी ये बात गलत हो रही है ऐसा लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो इस बात से जो पॉइंट उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है रमाकांत गौर जी। देखिए ये जो बात अभी उन्होंने हाई है ना, देखिए सत्ता का चरित्र तो एक होता है, पार्टी चाहे कोई भी आए, लेकिन उसका चरित्र वही है कि जो व्यक्ति पावर में है फैसले लेगा, उन फैसलों पर जहां से सवाल उठेंगे या जहां से आलोचना आएगी, उन आलोचनाओं के प्रति भी उनके पास एक अपना डिफेंस होगा, एक अपना तरीका होगा बात करने का। लेकिन सर इस देश का संविधान जो है वही ताकत देता है ना लोकतंत्र के इन स्तंभों को चेक एंड बैलेंसेस बिठाने की। ये क्या है कि अगर संसद है तो संसद के ऊपर न्यायपालिका का एक चेक एंड बैलेंस है, न्यायपालिका है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति भी है, और बाकी जिस तरह से सिस्टम देश का चल रहा है, अगर इन चेक बैलेंसेस को ही आज की तारीख में डाउट्स की नजर से, मैं तो बल्कि कह रही हूँ डाउट से बड़ा हो गया ना ये तो मामला, जहां पर ये कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध जैसे हालात देश में पैदा कर रहा है, और उस पर कहीं कोई अफसोस नहीं है, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलिए मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, कुछ तो भी डैमेज कंट्रोल होता, कुछ तो एक स्टेटमेंट के आगे कुछ और पिक्चर होती, लेकिन कहीं कोई डाउट नहीं है, वो अपने स्टेटमेंट पे कायम है। तो क्या आज की तारीख में ये चेक एंड बैलेंसेस जानबूझकर डिस्टर्ब किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? और पिक्चर में हमें जितना दिख रहा है बात उससे आगे की है। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही भंवर में रहा है। कांग्रेस सरकार ने जब इमरजेंसी लगाई, जब भारत के नागरिकों के सामान्य अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया, तब यही सुप्रीम कोर्ट था जब देश के रक्षा के लिए आगे आया। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बदलने का प्रयास किया। केशवानंद भारत जजमेंट एक हमारे यहाँ ट्रिटाइस की तरह से माना जाता है, जहां बहुमत ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को डेमोलिश करने का जो प्रयास है वो गलत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कभी सत्ता से हमेशा ही सुनता रहा है। ये सब बातें पहले भी कही जाती रही हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव को बरकरार रखने के लिए, अपनी पद को बरकरार रखने के लिए क्या किया, ये इतिहास हम सब जानते हैं। चीफ जस्टिस खन्ना साहब को चीफ जस्टिस की शपथ लेनी चाहिए थी, उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ एक फैसला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के तमाम जजेस का ट्रांसफर किया गया। कुलदीप नैयर वाला जजमेंट सब किताबों में है। तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे शेप लगे, आज भी लग रहे हैं। सत्ता पक्ष तब भी ऐसा ही कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज सत्ता पक्ष से ज्यादा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने बात की, मर्यादा क्या होती है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बहुत क्लियर किया। नड्डा जी ने कहा कि हम निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर लेते हैं। मलिक साहब बेशक दुबे जी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करें, बट नड्डा जी ने उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कई बार कहा कि न्यायपालिका वो स्तंभ है। हालांकि प्रधानमंत्री की और एक्स चीफ जस्टिस के घर में गणेश
पूजा के समय पे जो निंदा हुई वो सब जगह, जबकि पूजा अर्चना में किसी के यहाँ भाग लेना निंदनीय तो कैसे हो सकता है, ये तो राजनीतिक गलियारे जाने। तो ये सत्ता की राजनीति है। लोग समालोचना और आलोचना से ऊपर जाके अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इतना सक्षम है कि पहली बात, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कोई क्या अनर्गल प्रलाप कर रहा है। उनके पास उतने ही कानून और उनकी शक्ति है। आती हूँ सर आपके पास। स्नेहाशीष जी, देखिए 2-3 बड़े बिंदु हैं। कांग्रेस पार्टी आज बार-बार संविधान की दुहाई दे रही है, संविधान को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इमरजेंसी का अध्याय, मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, वर्ड मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिए। खुद निशिकांत दुबे जो है वो बहरुल इस्लाम साहब का केस आज उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनका इस्तेमाल किया गया सत्ता के लिए और किस तरह से पदों का दुरुपयोग किया गया, पावर्स का दुरुपयोग किया गया। लेकिन आज बात हो रही है संविधान बचाओ, तो फिर किस हक से इस देश की जनता, किस आधार पर इस देश की जनता आपके उठाई गई आपत्तियों पर विश्वास करे सर आज की तारीख में? जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को बार बार दोयम दर्जे का बताया जा रहा है, जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को डराने के लिए, जिस तरीके से बार बार संविधान को बदलने के लिए जनमत की मांग की जा रही है, वो तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के ऊपर अपना एक नया राज थोपना चाहती है। और ये चीज स्पष्ट है, मैं इस चीज को समझता हूँ, इस चीज को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर नाहक दबाव दिया जा रहा है, किस तरीके से जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो उन पे यही जांच एजेंसियां अपना दबाव बनाना छोड़ देती है। ये तमाम चीजें हैं और लोकतंत्र के ऊपर किस तरीके से खतरे मंडरा रहे हैं वो सबको दिख रहा है। किस तरीके से बार बार वैसे मुद्दों को छेड़ा जाता है जिससे आम भारतीयों के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न होती है। ये तमाम चीजें हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कुछ काम करके जाइए, कुछ विकास की काम कीजिए, कुछ रोजगार के लिए काम कीजिए, लेकिन आप किन गड़े मुर्दों को उठा रहे हैं? वो गड़े मुर्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो इस देश के बहुसंख्यक जनता के हित में नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना इस देश में दिक्कत की बात हो गई है। और इस तरीके से पंडित बन के, ज्ञानी बन के भाजपा के लोग इस तरीके की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। सर, आपने मेरे सवाल का स्नेहाशीष जी अभी तक जवाब नहीं दिया। देश की जनता कैसे भरोसा करे कि आज जब आप संविधान की बात कर रहे हैं तो इससे पहले आपका इतिहास क्या है, किस आधार पर भरोसा? राहुल गांधी जी इसी संविधान की रक्षा के लिए पदयात्रा कर दिए, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ वो चल दिए। किस लिए, किस मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग तो सबको बराबर हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, उनके वाजिब हक के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने दिया भी है पहले भी, आज कांग्रेस ने सबको एक बराबर लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया। आपकी पार्टी में से जितने लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही जितिन प्रसाद जी ने किया, और जितिन प्रसाद जी ने बड़ा क्लियर कट, मैंने उनसे पूछा कि गांधी परिवार के बिना क्या कांग्रेस पार्टी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में क्या दिक्कतें हैं? उन्होंने बड़ा क्लियर कट बोला, कोई विजन नहीं है। जितिन प्रसाद बोल रहे हैं, कोई और नेता नहीं बोल रहा, जो बहुत करीबी रहे हैं और अभी भी मिलते हैं तो मेरे को लगता है अच्छे से मुलाकातें होती होंगी। बड़ा क्लियर कट बोल रहे हैं आजकल कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, वो बातें बहुत करते हैं लेकिन वहां पर किसी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, और जो लोग आगे बढ़ना भी जा रहे हैं उनको साथ लेकर चलने जैसी भी कोई स्थिति वहां नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये साक्षात वो लोग हैं जो आपकी पार्टी के लोग थे। बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं, और जो अपने फायदे के लिए स्वार्थी इंसान है वो भाग के गए। वरना राहुल गांधी जी के क्लोज टीम में रहने वाले जितिन प्रसाद अगर आज आरोप लगा रहे हैं तो ये समझने वाली बात है कि सत्ता जब तक थी कांग्रेस की तब तक आप मलाई चावे, और जब आपके हाथ से सत्ता निकली तो आप जाके बैठ गए भारतीय जनता पार्टी के गोद में। इस तरीके के लोग, सभी लोग मैं खुल के बोल रहा हूँ, बिल्कुल बहुत नाम है, जगदम्बिका पाल और गिनवाइए,
हाँ, उधर भी है, असम ये वाले सारे का भी कौन से नाम लोग हैं जो गिनवाइए, आपकी कोर टीम में थे सर? महाराष्ट्र वाले नाम सर भी कोर टीम गिनवाइए। में थे, एक या बिल्कुल दो कोर लोग गए टीम में होते, थे, 3 या 4 लोग गए होते तो बिल्कुल बात समझ में आती। कम से कम 20 नाम बिल्कुल गिना कोर दूंगी अभी टीम में जो थे। छोड़कर गए हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि जब 2014 में सत्ता से बाहर हो गए तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। सत्ता लोभी लोग होते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूं इस उम्र में, कांग्रेस के ठीक है, साथ खड़ा हूं इस दौर में, और ठीक उसके है। बाद अगर ये चीज कोई कहे कि अगर सत्ता के चलिए मैं लालच में हम उम्मीद लोग करती बैठे हूँ हैं तो ये स्नेहाशीष गलत जी, होती आप है बड़ी बात है। उम्मीद और पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हैं। आगे आपका करियर कांग्रेस पार्टी में ब्राइट हो और जिन अवसरों की तलाश में, जिन पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ आप बढ़ रहे हैं, तो वक्त भी यही है, टाइम भी यही है, जनता भी यही है, सब यही है, सब पता चलेगा। संविधान के लिए लेकिन मुझे चलिए गर्व होता है। आप जो मीनाक्षी उम्मीद जी, दिखा रहे हैं, मैं उम्मीद मीनाक्षी करती जी, हूँ, आप जो उम्मीद दिखा मीनाक्षी रहे हैं, जी मैं मुझे उम्मीद करती गर्व हूँ कि वो होता उम्मीद है। आपकी पूरी हो। खैर, रमन मलिक जी, हाँ। मीनाक्षी जी, मुझे सर गर्व मैं होता है आपसे कि रमन मलिक आजादी जी, के परवानों के साथ हम लोग हैं, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ठीक के है सर। साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ, ये मुझे गर्व लगता है और ये गर्व की बात भी है। सर देश आजाद हो चुका है, ठीक है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों के तो बलिदान आजाद के हो बूते चुका देश है तो आजाद उसको हुआ है। पटरी पे लाने अब वाले लोगों के जिम्मेदारी साथ में ये खड़ा है हूँ, कि उन्होंने जिस जिस उस सपने के साथ आजादी उन्होंने के आजादी की परवानों लड़ाई के लड़ी, साथ में खड़ा हूँ। मैं उस पर उसी बात हो, उसी लड़ाई को लोकतंत्र आगे पर बात बढ़ाने हो, के जिस लिए आज विषय पर आज हम कांग्रेस के बात करें। साथ हूँ और आगे भी रहूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके, रमन मलिक जी, सर ये जो विषय है पूरा का पूरा, आप लोग क्या कभी ये सोचते हैं कि जनता के बीच जब ये डिस्कशन जाते हैं, जनता के बीच जब ये विषय जाता है, वो क्या सोचते हैं इस पर? सुप्रीम कोर्ट के सबसे लिए जिस तरह पहली की बात शब्दावली का सबसे प्रयोग हो पहली रहा है, बात अभी मैं देखिए, इसमें एक पर्सपेक्टिव दूंगी सर। प्रधानमंत्री आज ही सऊदी अरब की विदेश यात्रा पर निकले हैं। उन्हें भी जब फॉरेन कंट्रीज में जाना है और स्पेशली जब यहाँ अपने देश के भीतर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जब देश के जो प्रधान नेता हैं, मैं तो कहूंगी राष्ट्राध्यक्ष के रोल में जब वो बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश में भी सर सवाल पूछे जाते हैं इन विषयों पर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नो आई वेरी वेल अंडरस्टैंड, और मैं आपको सारा परिप्रेक्ष्य भी बड़े आसानी से दे सकता हूं अगर आप मेरे को बोलने दें और इजाजत दें, सुनने की रखें। सबसे पहली बात जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है और नड्डा जी की बात हो रही थी, वो बिल्कुल सही बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पार्टी का विषय रखा है और पार्टी का बिल्कुल बात करी। लेकिन जो निशिकांत दुबे जी ने बोला है वो बात है जो जनता जनार्दन रेहड़ी पे, पटरी पे, सड़क पे बोलती है, जिससे कान दूर हैं उन लोगों के जो इस चीज का विरोध आज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये भाजपा के व्यक्ति ने बोला है। दूसरी चीज मैडम, जहां तक बात आती है संविधान की, तो कांग्रेस को जितनी बारी कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा घुमाया है उतनी बारी किसी ने नहीं करा। संविधान के अंदर अगर फिक्सेशन होती तो संविधान के अंदर ये जो अमेंडमेंट का होता वो ना होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पहला जो प्रावधान उसको में अमेंडमेंट हुई वो नेहरू जी ने फर्स्ट अमेंडमेंट थी, वो उसको भी आप याद रखिए। अपना गौर साहब ने 49(1) के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं बोला क्योंकि उस कोटरी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सिब्बल साहब जो हैं वो आज बार काउंसिल के अध्यक्ष भी शायद हैं अगर मैं गलती नहीं खा रहा हूं तो। और हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश को आजाद हुए 75 साल 76 साल हो गए। हमारे से पहले एक और डेमोक्रेसी है जो बहुत टाइम से आजाद है और बहुत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो नाम लीजिए ना देश का, अमेरिका के अंदर। जिस देश का क्या होता है, नाम लीजिए देश का। ये क्या बोल रहे हैं आप बीच में? जिस देश का क्या सम्मान नहीं है क्या? देश का नाम नहीं ले सकते क्या? देश का नाम नहीं ले सकते? देश का नाम नहीं ले सकते? रोड तो अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी है और बोलिएगा जजमेंट सिस्टम है, किन बातों को आप बोल रहे वहां हैं? पे बायस्ड होके फर्जी जो डिग्रीधारी अपना काम करा मोदी, हमने फर्जी डिग्रीधारी देखा उनका है। सांसद, ये कहा और जाता फर्जी है डिग्री कि वाले सुप्रीम लोग कोर्ट अगर biased नहीं हो ज्ञान दे सकता, रहे नहीं हैं हो सकता, संविधान पर, क्योंकि वो भी विधायिका इंसान पर, है जो लोकतंत्र जजेस है। पर। आप तो ये क्या लोगों के बीच पास में कोई फिर आप नीति शुरू हो नहीं गए? है, नियत नहीं है, यही देखिए, इरिटेशन मैं होता है ऑन भाई रिकॉर्ड साहब। मैं ऑन आपके रिकॉर्ड पास कोई बीजेपी मुद्दा और नहीं है, कांग्रेस की अपने आपके दोनों पास गेस्ट से कोई रिक्वेस्ट मुद्दा कर नहीं रही हूँ, है, प्लीज, मैडम मैं चाहे इनके कोई बारे में मुद्दा प्रधानमंत्री नहीं हैं, है, चाहे राहुल इनके जी पास हैं, कोई दोनों जानकारी नहीं संवैधानिक है, पद पर हैं। इनके पास कोई प्रधानमंत्री सोच पद नहीं की है, अपनी गरिमा है, इनके पास विपक्ष के नेता देश के में पद की बुद्धि अपनी नहीं गरिमा है, है। प्लीज, इनके पास ये आप लोग नहीं मालूम पर्सनली है एक कि दूसरे को संविधान कॉल की करके रक्षा जो करना एक है। दूसरे के नेताओं को बोलना सरकार चाहे वो आप में पर्सनल कॉल पर बोलिए। सरकार में यहाँ मैं रहना इस नहीं, मंच का बिल्कुल प्रयोग नहीं, आपको इस तरह की भाषावली बिल्कुल के लिए नहीं। नहीं करने दे सकती। सरकार प्लीज न्यायाधीश जी, मैं प्लीज अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको नहीं करने दूंगी सर ऐसी भाषा के लिए।
आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रमन जी प्लीज सर, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, विपक्ष के नेता का पद है इस देश में, अगर हम देखिए, कम से कम अगर हम लोग चलिए, ये मेंटेन नहीं करेंगे तो कौन मेंटेन करेगा? फर्जी डिग्री बच्चे भी धारी है। देखते हैं सर, सब तरह के लोग टीवी देखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की डिस्कशंस देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई नहीं सड़क है। छाप बातें नहीं कर रहे हैं तो, सर, प्लीज तो जो हम लोग अपनी भाषा जो में एक चीज डेकोरम मेंटेन करेंगे। अगर सड़क पर लड़ाई लड़नी है जो तो ठीक है, चीज जाइए सड़क पर लड़ाई लड़िए, जैसे बात करनी है करिए, मैं नहीं रोकूंगी। पर अगर अगर हम ब्रॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, वहां पर हम तमीज से बात करेंगे प्लीज। रमन जी सर, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे विषय आता है, जो हालिया में अमेरिकन डेमोक्रेसी और सुप्रीम कोर्ट का विषय हुआ, वो हम सब ने देखा है और इट इज अ केस इन स्टडी जिसको भूलना नहीं चाहिए। अलबत्ता भगवान के बनाए हार्ड मास के इंसान जजेस भी हैं और हम भी हैं, उतना ही हार्ड मास उनके पास है, उतना ही हमारे पास है। हम भी प्रभावित हो सकते हैं, वो भी प्रभावित हो सकते हैं किसी भी विषय से। तो या तो ये बात हो जाए कि जी 140 करोड़ लोगों को संभालने के लिए जो जुडिशरी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अलग से एक सुप्रीम कोर्ट की इंडियन जुडिशियल सर्विस बन जाए, ऐसे लोग हों जिनका ना घर हो ना परिवार हो, उनके लिए सिर्फ न्याय न्याय सिर्फ हो, और वो आजीवन जजेस रहें शुरू से लेकर जब तक वे जीवित हैं और जब तक मेंटली स्टेबल हैं न्यायपालिका की सुरक्षा करने के लिए, तब तक वो जजेस बने जिनका ना घर रहें। या हो तो ना ऐसा ही परिवार हो। हो जाए, और ना धर्म के हो ना किसी की, उनके लिए सिर्फ न्याय की किताब जो है वो सबसे ऊपर हो, या तो इतने पाक साफ लोग हों। एक चीज, दूसरी चीज, जिस विषय पे आप 142 टू 143 वाला विषय जो धनखड़ जी ने बोला था, उसके ऊपर आप बात कर रही हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दैट इज अ चेक एंड बैलेंस, लेकिन उस चेक एंड बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द फैक्टर वाज दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तब 8 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और 8 में से 5 का बेंच होना जरूरी था। सो दैट मीन्स अबाउट 63% 64% ऑफ द जजेस, आज 30-32 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर 142 का उपयोग करना है तो 42 जज, ये जो 32-33 जज हैं, इनमें से लगभग 22-23 जजेस जो हैं वो इकट्ठे बैठ के अनुमोदन करें उस चीज का, उसकी बातचीत करें, उसके ऊपर समझें और फिर टिप्पणी राष्ट्रपति के ऊपर करें, क्योंकि राष्ट्रपति अपॉइंट करता है जजेस को, जजेस नहीं अपॉइंट करते राष्ट्रपति को। ठीक है, ये मुझे लगता है सर राष्ट्रपति आपने के बहुत ऊपर टेक्निकल पॉइंट्स उठाया है, इस पर रमाकांत जी बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इतनी कानून की जानकारी मुझे भी नहीं है। ठीक है, गौर साहब। देखिए, राष्ट्रपति को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन कराता है? भारत के मुख्याधीश, पहली चीज। दूसरी चीज, मलिक साहब आप ने सवाल कुछ किए, मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। दूसरा, आपने कहा, आपने कुछ नाम लिए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, आप रविशंकर प्रसाद भूल गए, आप अरुण जेटली भूल गए जब अरुण जेटली सांसद हुआ करते थे और कोर्ट में पेश होते थे। आप बहुत सारे वो नाम भूल गए जो भाजपा, आप राम जेठमलानी भूल गए जो कानून मंत्री थे, आप शांति भूषण भूल गए। आप इत्तेफाकन, मेरी याददाश्त उस कोर्ट रूम में बहुत करीबी इन लोगों के साथ काम किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि सांसद होना और अधिवक्ता होना दो अलग अलग रोल है। आप पिता भी हैं, आप पुत्र भी हैं, आप भाई भी हैं, आप किसी और रिश्ते को भी निभाते हैं, आप अपने एंटरप्रेन्योर भी हैं और आप यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। आप हर बात एक तरीके से एक जगह नहीं रखते। तो जब आप कानून की समीक्षा करते हैं कोर्ट में, तब आप सांसद नहीं होते, तब आप कानून बनाएंगे भी और कानून की समीक्षा भी करेंगे। सर देखो, आपके पास पार्लियामेंट है, आप उनको रोक देते। आप रविशंकर प्रसाद जी को कहिए ना कोर्ट रूम में दिखना बंद कर दें। मुझे अक्सर मिल जाते हैं कोर्ट रूम में, सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में अक्सर उनसे दुआ सलाम होती है। बैठे बैठे पढ़ते हुए मेरे को ये विचार आया, ये मैंने पढ़ा। आप मेरे को सिंपल, आप सबके लिए, मेरे जैसे मूर्खों के लिए भी आप ये कम से कम ये बता दें कि जो सेक्शन 49 है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, जो आप लोगों के बार काउंसिल का एक्ट है जो रिप्रेजेंट करे, वो कहता क्या है? सर आज 49 बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो इत्तेफाकन सांसद हैं और भाजपा के समर्थन से बने हैं। आप उनसे पूछिए, वो आपको शायद ज्यादा ज्ञान दे पाएंगे कि वो सांसद भी हैं और बार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो पहले उतनी वकालत आपने भी पढ़ी होगी। सर वो डुएबल है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं।
ठीक है, अब मैं आता हूं उस प्रश्न पर। देखिए कितने अच्छे वकील हैं, कितने जल्दी से निकल गए। सर ठीक है, आपके तुलसीदास जी कॉम्प्लीमेंट काफी के देर लिए से धन्यवाद। मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है ही आल्सो वांट्स टू ऐड ऑन टू दिस। तुलसीदास जी, आप इसमें कुछ बात जोड़ना चाहते हैं सर? डबल स्टैंडर्ड पे और कुछ नहीं। कि देखिए फिर जो तर्क भाजपा की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर सभी न्यायपालिका में उन्हीं लोगों को रखा जाए, अगर कंटेम्प्ट वगैरह का अधिकार उनके पास रखना, विशेषाधिकार को रखना है कि जिनकी शादी न हुई हो, जिनके घर न हो, बाकी कुछ न हो, तो मुझे लगता है फिर तो ये संसद के लिए भी लागू करना चाहिए। और फिर तो ओडिशा में नवीन पटनायक जी के खिलाफ तो लड़ना ही नहीं चाहिए तो था। बना दो इस देश का अजीब रखवाला, अजीब यानी देश सुधर देखिए जाएगा, देखिए भाई साहब, राक्षस मैं प्रवृत्ति के लोग चले जाएंगे, संत आ जाएंगे। जी नहीं, मैं महाराष्ट्र अरे से हूँ। देखिए, आरएसएस के लोग मैं मीनाक्षी घुस नहीं जी, चाहूंगी जाएंगे। घर मीनाक्षी जी, परिवारों को लेकर ऐसी बात ना हो मीनाक्षी फिलहाल। जी, मैं अभी महाराष्ट्र से अमेरिका से हूँ। देखिए, अमेरिका से हमारी मेहमान आए हुए हैं, तो आके पूरे मीना अपने सपरिवार, अपने तीनों बच्चे नन्हे मुन्नों के साथ में उनको भी इंडियन जी ड्रेसेस आउटफिट पहना के पूरा घुमा रहे हैं, गोद में लेके घूम रहे हैं, तो वो भी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है। जी तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि घर परिवारों को त्याग कर ही सब जीवन में होगा, ऐसा नहीं है। फैमिली को साथ लेके फैमिली मैन जी भी जी। कंप्लीटली अपने जॉब्स को रन कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, एक छोटी मीनाक्षी जी, बात मैंने बताना कहा चाहता ना हूँ। मैं नागपुर, इसीलिए मैं मैंने महाराष्ट्र से नागपुरिया हूँ। बोला था, क्योंकि आरएसएस के लोगों में ये मिलता है। वो बाल स्वयं सेवक बन जाते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, तो ये चाहते हैं कि वही लोग अब जज भी बन जाए, क्योंकि प्रोफेसर ठीक तो है सर, बन गए, भारतीय परंपरा में यूनिवर्सिटी ठीक है, में मीनाक्षी जी, त्याग, वीसी बन गए बलिदान हैं। और साधना तपस्या का मीनाक्षी जी, अपना बलिदान, स्थान है। सिर्फ बलिदान लेकिन क्या होता है? सार्वजनिक एक जीवन में मैं कह रही हूँ कि ठीक है, ये किसी की निजी चॉइस भी हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम फैमिली को जो जी लोग रन कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को मुझे लगता है कम र, करके ना आंका र, जाए। बड़ी जी महत्वपूर्ण रमन जी जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं वो। बिल्कुल रमन जी खुद व्यक्तिगत इस बात को मानते हैं। मीनाक्षी जी, अरे जी, इंग्लिश बोलने जो लगे अंग्रेजी। एक एक बात बताना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे यहाँ 3 साल पहले हो गए ना, जो तो फिर पार्टियों में मेरे को बगावत हुई आपकी वो भाषा पे मामला अभी आना तक पड़ेगा उच्चतम पांडे जी, न्यायालय में तो लंबित फिर है। उसके बाद आप दिक्कत हो सोच जाएगी लीजिए। आपके लिए। और जब ये कहा जाए कि हिंदू वाले मामले पे फैसले नहीं होते, तो यहाँ पे राजनीतिक मामले भी लटके रहते हैं। उच्चतम न्यायालय उनकी अपनी जो प्रायोरिटीज होती है उसके आधार पर सुनवाई करती रहती है। और सबसे बड़ा मुद्दा मीनाक्षी जी आपने शुरुआत में उठाया था, वो थोड़ा सा ध्यान से हट गया। वो मुद्दा ये था कि इस तरह से हम अगर लोकतंत्र के हर स्तंभ के बारे में, देखिए मीडिया के बारे में तो ये अपराध हो चुका है। हर स्तंभ से अगर हम विश्वास उठाने की इस तरह से कोशिश करेंगे, इस तरह की राजनीति होती रहेगी। अब न्यायपालिका को जानबूझ के कॉलेजियम से लेके अब तक इस आर्टिकल 142 के विशेषाधिकार तक जब संदेह के घेरे में लाया जा रहा है, तो हम एक खतरा क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि पूरी सिस्टम से अगर हम विश्वास उठा देंगे तो फिर बचेगा क्या? कल तो यहाँ पे पूरी तरह से अनार्की मच जाएगी। इस खतरे से कृपया सत्ता में बैठे हुए लोग सचेत हो जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसी पॉइंट पर मैं इस बात को विराम भी दूंगी कि देखिए, सांसद हैं, उनके पद की अपनी एक गरिमा है, संसद में शपथ उन्होंने ली है, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस लिहाज से हर एक शब्द का अपना एक महत्व है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो भी बातें हुई, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस देश में अभी भी इकबाल इतना बना हुआ है कि लोग विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष कम से कम मिलकर काम करें, क्योंकि ये देश की बात है, और देश के मामले में आप अलग नहीं हो सकते, आप इसी देश का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। आप सभी का धन्यवाद इस बातचीत में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते।